गुड मॉर्निंग गाइस। मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपके हर सपने पूरे हों 2023 में, यही मेरी मनोकामना रहेगी। तो मेरा नाम पुनित है और मैं आपको पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। पीडियाट्रिक की पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन इन द न्यूबॉर्न। फिजिकल एग्जामिनेशन इन द न्यूबॉर्न सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन इन द न्यूबॉर्न आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसकी रूटीन केयर आपको क्या क्या करनी है। तो उस रूटीन केयर में किन किन पॉइंट्स को अपन इंक्लूड करते हैं, इन सभी की जानकारी अपन ने पिछली क्लास में ले ली थी। आज अपन पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब सीधा सा है कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और बच्चे का अपन को हेड से लेकर टो तक सारा का सारा एग्जामिनेशन करना है कि बच्चे में किसी तरह की कोई असाधारणता या एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो अपन को तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में सबसे पहले अपन एग्जामिनेशन करेंगे हेड का, ठीक है। यानी कि एक बच्चे है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और उसके हेड का अपन को एग्जामिनेशन करना है कि इसमें किसी प्रकार की विकृति तो देखने को नहीं मिल रही है। तो हेड की बात आती है तो हेड में सबसे पहले आप हेड सरकमफेरेंस को असिस करोगे, यानी कि हेड सरकमफेरेंस कितनी है, ज्यादा है कम है। इसका नॉर्मल लेवल 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। इंच टेप से अपन इसको मेजर करते हैं और इसकी जानकारी अपन ने पिछली क्लास में ले ली थी, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले करना है हेड सरकमफेरेंस का असेसमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आप जो असिस्ट करोगे वो करोगे हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस नॉर्मली कितनी होती है, 33 से 35 सेंटीमीटर। ये एक एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है कि नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो हेड सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, 33 से 35 सेंटीमीटर। अब 33 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, और 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो यह कौन सी बीमारी को इंडिकेट करता है, इसके बारे में जानकारी अपन आगे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या असिस्ट किया, हेड सरकमफेरेंस। अब हेड सरकमफेरेंस असिस्ट करने के बाद में आपको हेड की लेंथ का असेसमेंट करना है, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, लेंथ ऑफ हेड, यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसकी हेड की लेंथ कितनी है ये भी आप इन स्टेप से ही मेजर करोगे, ठीक है। तो हेड की लेंथ नॉर्मली होती है बच्चे की जो टोटल बॉडी होती है उसका 1/4, ठीक है, 1/4। यानी कि बच्चे की नॉर्मल जो लेंथ होती है वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी 50 सेंटीमीटर होती है, और हेड की जो लेंथ होती है वो टोटल बॉडी की 1/4 होती है। टोटल बॉडी की 1/4 का मतलब है कि आपको हेड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 13 to 40 सेंटीमीटर के लगभग मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मोल्डिंग का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो मोल्डिंग का असेसमेंट करेंगे, मोल्डिंग का असेसमेंट। फर्स्ट क्या किया, असिस द हेड सरकमफेरेंस, नॉर्मल कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। सेकंड है असिस द लेंथ ऑफ हेड, नॉर्मली हेड की लेंथ कितनी होती है 1/4 ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का 1/4, ठीक है। तीसरी जो अपन जानकारी लेंगे हेड सरकमफेरेंस में वो लेंगे असिस फॉर मोल्डिंग, असिस फॉर
मोल्डिंग, यानी मोल्डिंग बच्चे के हेड में हुई है या नहीं। अब ये मोल्डिंग होता क्या है? मोल्डिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे की स्कल की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती हैं। एक दूसरे के ओवरलैप करने के पीछे रीजन ये है कि जो मदर का पेल्विस होता है वो बहुत हार्ड होता है और बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर मोल्डिंग नहीं हुई तो बच्चा ऐसा का ऐसा अगर बाहर निकलेगा तो बच्चे के अंदर कुछ खरोंचें आ सकती हैं, बच्चे के अंदर कुछ डैमेज देखने को मिल सकता है। इसलिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन होता है बच्चे का कि जो स्कल बोन होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, और ये जो ओवरलैप करती है इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? मोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो असिस्ट फॉर मोल्डिंग। मोल्डिंग समझ में आ गया आपको होता क्या? अब अगर मोल्डिंग अब देखने को मिल रही है तो इसका इलाज क्या करेंगे अपन? तो इसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि बच्चे के अंदर खोपड़ी में कोई डैमेज ना हो जाए, इसका एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो एक सेल्फ रिजोल्व कंडीशन होती है जो 72 आवर्स के अंदर वापस अपने आप रिजोल्व हो जाती है, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ रिजोल्व हो जाती है, सेल्फ रिजोल्व विद इन 72 आवर्स। ठीक है, मात्र 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर अंदर ये मोल्डिंग है वापस नॉर्मल हो जाती है। अब अगला जो अपन असेसमेंट करेंगे वो करेंगे सूचर्स का असेसमेंट। तो अगला है असिस द सूचर। असिस द सूचर्स। अब ये सूचर्स क्या होते हैं? तो बच्चे की स्कल के अंदर कुछ बोन्स होती हैं, उन बोन के बीच में कुछ फाइबरस जॉइंट, फाइबर्स के बने हुए जॉइंट्स पाए जाते हैं। उन्हीं जॉइंट्स को क्या कहा जाता है? सूचर्स कहा जाता है। यानी कि अगर कोई आपको पूछ ले कि सूचर्स होता क्या है, तो सूचर्स का सीधा सा मतलब है जो स्कल की बोन होते हैं उसके अंदर एक फाइबरस जॉइंट पाया जाता है, उस फाइबरस जॉइंट को ही क्या बोला जाता है? सूचर्स बोला जाता है। एक एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट का। जॉइंट्स के आगे कुछ टाइप्स होते हैं, उनकी जानकारी अपन अगली क्लासों में लेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट का एक एग्जाम्पल है सूचर्स। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि बच्चे के अंदर ये सूचर्स होते हैं, ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं। वाइडली सेपरेटेड होते हैं यानी कि आपको कैसे दिखाई देंगे? सेपरेटेड दिखाई देंगे, यानी कि एक दूसरे से थोड़ा आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और ये इनका वाइडली सेपरेटेड, इसके पीछे कारण ये होता है कि वाइडली सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन होता है उसको ग्रोथ के लिए कुछ जगह चाहिए, तो उस जगह का जो निर्माण करते हैं उस जगह का निर्माण सूचर्स करेंगे। इसीलिए वाइडली सेपरेटेड होते हैं ताकि बच्चे का जो ब्रेन है वो आसानी से ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये अपन ने किया असिस्ट फॉर सूचर्स। और ये सूचर्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं। वाइडली सेपरेटेड होने के पीछे रीजन ये है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसकी ग्रोथ के लिए उनको कुछ जगह चाहिए, उस जगह का निर्माण ये सूचर्स करते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन कौन कौन से सूचर्स जो हैं वो बच्चे के स्कल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सूचर के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग सूचर कैन बी असिस्ट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन से सूचर्स का असिस्टमेंट किया जाता है? वो सूचर्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सूचर्स, सूचर्स के प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सूचर होता है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर तो नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चे की जो फ्रंटल बोन्स होती हैं, ठीक है, ये आगे वाली जो बोन्स होती हैं उनके बीच में एक सूचर पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? फ्रंटल सूचर। हालांकि एक एडल्ट के अंदर यह सूचर अब्सेंट होता है, लेकिन बच्चे के अंदर यह प्रेजेंट होता है। जो फ्रंटल बोन्स होती हैं
ब्रेन की, उनको स्कल की, उनको आपस में जॉइंट किए हुए रखता है। तो बिटवीन फ्रंटल बोन्स के बीच में कौन सा पाया जाता है? फ्रंटल सूचर। सेकंड है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर, ठीक है। तो फ्रंटल बोन्स के बीच में जो पाया जाता है उसे फ्रंटल सूचर कहा जाता है। और फ्रंटल के बाद में बोन आती है पैराइटल। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाता है वो कौन सा कहलाता है? कोरोनल सूचर। कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कोरोनल सूचर की डेफिनेशन दे देते हैं ऑप्शन में और पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कोरोनल सूचर का एग्जाम्पल है या कौन सा कोरोनल सूचर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो सेकंड हो गया कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर। थर्ड अपन जिस सूचर के बारे में जानकारी लेंगे वो है सेजाइटल सूचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचर होता है, सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर जो होता है वो दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है, यानी बच्चे के जो मस्तिष्क होता है, जो स्कल होता है, उसका बीचों बीच जिस सूचर को पाया जाता है वो सूचर क्या कहलाता है? सेजाइटल सूचर। यानी कि दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में जिस सूचर जो सूचर मिलता है उसे सेजाइटल सूचर कहा जाता है। अगला जो है वो है लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर। अब लास्ट में बोन बच गई ऑक्सीपिटल बोन्स। तो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? लैम्बडोइड सूचर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट जो है वो है स्क्वेमस सूचर। स्क्वेमस सूचर। स्क्वेमस सूचर का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स होती हैं उनके बीच में भी एक सूचर जॉइंट पाया जाता है, और जो सूचर जॉइंट पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्क्वेमस सूचर के नाम से उसको जाना जाता है। अपने आप में 500 अलग अलग तरह के सूचर हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं वो है कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर। तो थोड़ा इन दोनों की डेफिनेशन है उसको ध्यान से पढ़ लेना। तो अपन ने 5 सूचर के बारे में जानकारी ली है। फर्स्ट है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर नेम से ही पता लग रहा है कि दोनों फ्रंटल बोन्स होती हैं उनके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे फ्रंटल सूचर कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर होता है फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाने वाला सूचर। तीसरा होता है सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर का मतलब होता है जो दोनों पैराइटल बोन्स होती हैं उनके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे सेजाइटल सूचर कहा जाता है, ठीक है। लास्ट चौथा है जो लैम्बडोइड सूचर। लैम्बडोइड सूचर जो होता है वो जो पैराइटल बोन होती है और ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लैम्बडोइड सूचर। और लास्ट और अंतिम जो सूचर होता है वो स्क्वेमस सूचर कहलाता है, और स्क्वेमस सूचर जो होता है वो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है। तो होने को 500 अलग अलग सूचर हैं, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट है कोरोनल जो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, और सेजाइटल जो दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे अपन जानकारी लेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में, यानी कि असेसमेंट किसका करना है? फॉन्टेनल्स का असेसमेंट अपन को करना है, ठीक है। तो अगला जो असेसमेंट करोगे वो आप इसके लिए करोगे फॉर फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में लगभग हर तीसरी एग्जाम के अंदर फॉन्टेनल्स में से एक क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। तो अगला फॉन्टेनल्स के बारे में असेसमेंट करेंगे अपन। अब फॉन्टेनल्स होते क्या हैं? तो जो सूचर होते हैं उनके बीच में कुछ वाइड गैप पाया जाता है, उन्हें ही अपन फॉन्टेनल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, न तो उभरे हुए होते हैं न डिप्रेस्ड होते हैं। नॉर्मली जो फॉन्टेनल होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और फॉन्टेनल होते क्या हैं?
स्ट्रक्चर्स के बीच में जो वाइड गैप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फॉन्टेनल्स कहा जाता है। ठीक है, अब जानकारी लेंगे, अगर आपको फॉन्टेनल्स फ्लैट की जगह है डिप्रेस्ड मिल गए, ठीक है, मान लो किसी के आपने फॉन्टेनल्स का असेसमेंट किया और फॉन्टेनल्स का असेसमेंट किया तो आपने देखा कि जो फॉन्टेनल्स है वो बिल्कुल दबे हुए आपको प्रतीत हो रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड आपको प्रतीत हो रहे हैं। तो अगर डिप्रेस्ड फॉन्टेनल आपको मिल रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या जानकारी ले सकते हो? इस कंडीशन में आपको पता ये लगेगा कि हो सकता है कि जो बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसके अंदर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। यानी कि अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है बच्चा तो आपको फॉन्टेनल्स कैसे मिलेंगे? डिप्रेस्ड मिलेंगे। अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके अपोजिट में बात करूं तो उभरे हुए फॉन्टेनल्स भी आपको मिल सकते हैं। यानी कि उभरे हुए फॉन्टेनल्स को इंग्लिश में बोला जाता है बल्जिंग फॉन्टेनल्स। आप में से बहुत लोगों ने बल्जिंग फॉन्टेनल्स का नाम भी सुना होगा। तो फॉन्टेनल्स अगर आपको बल्जिंग मिले, उभरे हुए मिले, तो आपको सीधा सा आपका इंडिकेशन जाएगा, वो ये जाएगा कि हाइड्रोसेफेलस की जो शिकायत है वो बच्चे के अंदर आपको मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोसेफेलस का जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो बल्जिंग फॉन्टेनल्स ही होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस में एक ऑप्शन आपको मिलेगा बल्जिंग फॉन्टेनल्स। तो बल्जिंग फॉन्टेनल्स होता है वो अर्लीस्ट सिम्टम होता है किसका? हाइड्रोसेफेलस का। ठीक है, तो फॉन्टेनल्स में आपको दो तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन आपको मिल सकती है कि फॉन्टेनल्स आपको डिप्रेस्ड मिल सकते हैं। डिप्रेस्ड आपको मिल सकते हैं, यानी कि दबे हुए आपको मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हो सकता है बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी हो? डिहाइड्रेशन की शिकायत हो। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है कि फॉन्टेनल्स आपको उभरे हुए मिल सकते हैं। यानी कि कौन से मिलेंगे आपको? बल्जिंग फॉन्टेनल्स। बल्जिंग फॉन्टेनल्स, और बल्जिंग फॉन्टेनल्स किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करता है। ठीक है, और हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बल्जिंग फॉन्टेनल है वो अर्लीस्ट सिम्टम है हाइड्रोसेफेलस का। क्या है? अर्लीस्ट सिम्टम। अर्लीस्ट सिम्टम हाइड्रोसेफेलस का बल्जिंग फॉन्टेनल्स। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि कितने तरह के फॉन्टेनल्स आपको एक बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मली तो अपने यही सुने हुए होते हैं कि दो तरह के फॉन्टेनल्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि जो एक बच्चा होता है उसके अंदर आपको 6 तरह के फॉन्टेनल्स आपको मिलते हैं देखने को। कितने तरह के फॉन्टेनल्स मिलते हैं आपको? 6 फॉन्टेनल्स आपको मिलेंगे एक नॉर्मल बेबी होगा उसके अंदर। फर्स्ट तो एंटीरियर, सेकंड होता है पोस्टीरियर, ये दो जो कॉमन होते हैं जिसमें से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, और तीसरा जो होता है वो स्फिनोइड होता है, और चौथा होता है मास्टोइड। अब बात करते हैं, ये तो 4 ही हुए, 6 क्यों बोला गया है इनको? तो स्फिनोइड जो फॉन्टेनल होते हैं वो 2 होते हैं और मास्टोइड फॉन्टेनल होते हैं वो 2 होते हैं। तो 4 तो स्फिनोइड और मास्टोइड हो गए और 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल हो गए। तो इस तरह से आपको कितने तरह के फॉन्टेनल देखने को मिलते हैं? 6 तरह के फॉन्टेनल्स आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंटीरियर, जो नंबर में कितना होता है? 1 होता है। सेकंड है पोस्टीरियर, जो भी नंबर में कितना होता है? 1 होता है। तीसरा है स्फिनोइडल, जो नंबर में 2 होते हैं। और लास्ट है
मास्टोइड, मास्टोइडल, जो भी नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2, 2, 4, 5 और 6, तो 6 तरह के फॉन्टेनल आपको एक नॉर्मल बेबी होता है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या अपन 6 फॉन्टेनल का असेसमेंट करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके दौरान अपन मात्र 2 फॉन्टेनल्स होते हैं उनका असेसमेंट करते हैं, और वो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, यानी कि एक तरफ अपन लिखेंगे किस फॉन्टेनल के बारे में, एंटीरियर के बारे में, और एक तरफ अपन लिखेंगे पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बारे में। तो एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच में डिफरेंस अपन अभी पढ़ेंगे। तो डिफरेंस में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा पढ़ोगे आप, कि एंटीरियर फॉन्टेनल होता है उसका अन्य नाम क्या है, ब्रेगमा। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है उसका अन्य नाम क्या होता है, लैम्डा। Anterior is also known as bregma, posterior fontanel is also known as lambda। ठीक है, याद रखने का तरीका यह है कि दोनों में कंफ्यूज ना हो, एंटीरियर पहले आता है और पोस्टीरियर बाद में आता है। तो ब्रेगमा का बी भी पहले आता है और लेमडा का एल बी से बाद में आता है सॉरी। तो ब्रेगमा में आप बी को ध्यान में रखोगे और लेमडा में एल को। जो पहले आता है वो किसका दूसरा नाम हो जाएगा, एंटीरियर फॉन्टेनल का, और जो बाद में आता है वो किसका दूसरा नाम हो जाएगा, पोस्टीरियर फॉन्टेनल का। ठीक है, दूसरी जो बात करते हैं वो अपन बात करते हैं कि जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है उसकी शेप कैसी होती है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल की शेप आपको डायमंड के जैसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डायमंड शेप का आपको कौन सा एंटीरियर फॉन्टेनल देखने को मिलता है, डायमंड शेप का। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो आपको त्रिकोणीय आकार का दिखाई देगा, यानी कि ट्राइएंगुलर आपको शेप में दिखाई देगा। ठीक है, ट्राइएंगुलर। ठीक है, तो एंटीरियर फॉन्टेनल की शेप कैसी होती है, डायमंड, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है उसकी शेप कैसी होती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंटीरियर फॉन्टेनल कौन कौन सी सुचर लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आएगा सुचर लाइंस का, सुचर लाइंस। ठीक है, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो 4 सुचर लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। कितने सुचर लाइन से, 4 सुचर लाइन से। अब 4 बात करते हैं कौन कौन सी आ गई, तो 4 आ गई। फर्स्ट तो फ्रंटल सुचर की लाइन जो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में पाई जाती है, फ्रंटल सुचर की लाइन। सेकंड है सेजाइटल सुचर की लाइन। ठीक है, सेजाइटल सुचर यानी जो दोनों पेराइटल बोन्स को अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये हो गया पेराइटल सुचर की लाइन। और तीसरी और चौथी लाइन होती है वो कोरोनल सुचर की होती है, यानी कि एक कोरोनल सुचर की इधर से आ रही है और दूसरी कोरोनल सुचर की इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये 4 लाइन मिलके कौन से फॉन्टेनल का निर्माण करते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल का निर्माण करते हैं। तो 4 लाइन कौन कौन सी पाई जाती हैं, फर्स्ट तो फ्रंटल, सेकंड सेजाइटल और 2 कोरोनल। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस होता है दोनों में
अब पोस्टीरियर फोंटेनल में कौन कौन सी सुचर लाइन आती है उसकी अगर अपन बात करें तो सेजाइटल तो दोनों में कॉमन रहेगी। सेजाइटल जो सुचर होता है वो एंटीरियर फोंटेनल का निर्माण भी करता है और पोस्टीरियर फोंटेनल का निर्माण भी करता है, तो सेजाइटल सुचर तो कॉमन लाइन हो गई। सेकंड है, दो लाइन जो होंगी वो आप लैम्डोइड सुचर की दो लाइन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी बताई थी आपको, इसमें कौन कौन सी सुतर लाइन है, एक तो सेजाइटल कॉमन और दूसरी लैम्डोइड जो दो आती हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ठीक है। तो इस तरह से जो एंटीरियर फोंटेनल होता है वो 4 सुचर लाइन से मिलकर बना होता है और पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो 3 सुचर लाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, जो अगला डिफरेंस है वो आता है डायामीटर का, ठीक है। इधर कौन सा था, एंटीरियर, और इधर कौन सा था, पोस्टीरियर, ठीक है। चौथा जो डिफरेंस पढ़ोगे आप वो किसका पढ़ोगे, डायामीटर का। डायामीटर दोनों में कॉमन होते हैं, फर्स्ट तो कौन सा होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, और सेकंड कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। तो दोनों में कॉमन अगर ये है, एंटीरियर पोस्टीरियर ही एंटीरियर फोंटेनल में होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर ही अगर पोस्टीरियर फोंटेनल में होता है, ट्रांसवर्स ही अगर एंटीरियर फोंटेनल में होता है, ट्रांसवर्स ही अगर पोस्टीरियर फोंटेनल होता है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ में आपको अलग अलग जो मार्किंग है वो देखने को मिलेगी, अलग अलग नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एंटीरियर फोंटेनल होता है उसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो आपको देखने को मिलेगा 2 to 3 सेंटीमीटर का, दोनों नंबरिंग सेंटीमीटर में ही होती हैं। और पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है उसके अंदर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों की साइज सेम ही होती है और वो होती है 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर। यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर हुआ वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर का और ट्रांसवर्स डायमीटर हुआ वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर का। तो डिफरेंस यहां पर आता है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में। अगला और जो लास्ट डिफरेंस है दोनों में, जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हर दूसरी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर दूसरी एग्जाम जो आप देख के आते हो उसके अंदर पूछ लिया जाता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वो है कि क्लोज कब होते हैं। यानी कि एंटीरियर फोंटेनल होता है वो कब क्लोज होगा और पोस्टीरियर फोंटेनल होगा वो कब क्लोज होगा, ठीक है। तो जो एंटीरियर फोंटेनल है वो आपको 12 से 18 मंथ पर क्लोजिंग उसकी आपको देखने को मिलेगी, और जो पोस्टीरियर होता है उसकी आपको 6 वीक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। दोनों का याद रखने का तरीका ये है कि एक जो होता है वो तो क्लोज होगा 1.5 साल में और दूसरा होगा वो क्लोज होगा 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। एक में तो 1.5 महीना फिक्स है 6 वीक, और एक के आपको रेंज याद रखनी है 12 से 18 मंथ। तो एंटीरियर फोंटेनल कब बंद होगा, 12 से 18 मंथ पे, और पोस्टीरियर फोंटेनल 6 वीक पर हो जाएगा। तो आज अपन ने जानकारी ली फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन ने हेड का फिजिकल एग्जामिनेशन किया है। तो हेड में कौन कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, पहले तो हेड सर्कमफेरेंस आपने चेक की, उसके बाद में हेड की लेंथ के बारे में आपने जानकारी ली, उसके बाद में मोल्डिंग के बारे में आपने जानकारी ली, उसके बारे में जो बाद में जो सुचर्स होते हैं उनका असेसमेंट किया था, सुचर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हुआ है असेसमेंट फॉर फोंटेनल्स। तो फोंटेनल्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और जो कॉमनली कौन से जो एग्जामाइन किए जाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में अपन ने जानकारी ली है। और अगली जो क्लास होगी वो अपनी
हेड के अंदर कुछ एट बर्थ कुछ ट्रॉमा देखने को मिलते हैं, कॉमन मोस्टली 2 कॉमन ट्रॉमा देखने को मिलते हैं, कैपुट सक्सिडम और सिफेल हेमेटोमा। इसके बारे में अपन अगली क्लास में जानकारी लेंगे। हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आपके कुछ दोस्तों के साथ और भी शेयर कर दें ताकि वो भी जानकारी ले सकें और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।